एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जहां बड़ा भाई रघु और छोटा भाई मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी बूढ़ी माँ अम्मा ही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। रघु की पत्नी कमला और मोहन की पत्नी सीता भी इसी परिवार का हिस्सा थी। घर में गरीबी थी, लेकिन आपसी प्यार और अपनापन भरपूर था। उस शाम डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। रघु और मोहन हल कंधे पर रखे घर की ओर लौट रहे थे। आज खेत की जुताई पूरी हो गई, समय पर बारिश हो गई तो फसल अच्छी होगी। पिछला कर्जा भी उतारना है। भैया, आप हर समय चिंता क्यों करते हैं? हम दोनों पसीना बहा रहे हैं। धरती माता निराश नहीं करेगी। फसल कटने के बाद घर की छत भी ठीक करवानी है। दोनों भाई घर के आंगन में पहुंचे। दिन भर की मेहनत के बाद उनके चेहरों पर थकान थी। तभी रसोई से ताजे खाने की महक आ रही थी। सीता गरम रोटियां और साग लेकर आंगन में आई। पास ही खाट पर बैठी अम्मा अपने बेटों को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। अम्मा की थाली भी लगा दी है। रघु की पत्नी कमला रसोई से बाहर आती है। सीता, साग में नमक ठीक डाला है ना? कल फीका था। तुम्हारे जेठ जी दिन भर धूप में खटते हैं। उन्हें खाना स्वाद का मिलना चाहिए। जी दीदी, आज मैंने खास ध्यान रखा है। आप चक्कर देखिए। भाभी, सीता के हाथ के सादे खाने में भी बहुत स्वाद है। अगर नमक कम लगे तो मेरा हिस्सा ले लेना। मुझे भैया के साथ सब मीठा लगता है। मोहन की इस बात पर पूरा परिवार हंस पड़ता है। अम्मा के चेहरे पर गहरी संतुष्टि है। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैलती है कि सरकार नया हाईवे निकाल रही है। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर उसी बारे में बात कर रहे हैं। रघु भाई, किस्मत खुल गई। नई सड़क तुम्हारे और मेरे खेतों के पास से गुजरेगी। शहर के लोग मुंह मांगी कीमत पर जमीन खरीदेंगे। बिल्कुल सही। अब मिट्टी सोना उगलेगी। सारी जिंदगी पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रातों रात लखपति बन जाएंगे। रघु ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। अब तक जमीन उसके लिए माँ के समान थी, लेकिन उस दिन वो उसे धन की नजर से देखने लगा। उसके मन में अमीर बनने के ख्याल उठने लगे थे। उस शाम रघु खेत के किनारे खड़ा अपनी जमीन को गहरी नजरों से देख रहा था। तभी गांव का चालाक साहूकार लाला धनराज वहां आ पहुंचा। क्या बात है रघु? जमीन को ऐसे देख रहे हो जैसे खजाना मिल गया हो। हाईवे बनने की खबर तो तुमने सुन ही ली होगी। सुन तो रहा हूं लाला जी, लेकिन ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है। इसे बेच थोड़ी देंगे। हम तो किसान आदमी हैं। यही तुम्हारी बेवकूफी है रघु। कब तक मिट्टी में हाथ गंदे करोगे? तुम बड़े बेटे हो। तुमने सारी उम्र जिम्मेदारी उठाई। जमीन बेचकर शहर में बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हो। मैं शहर के सेठों से बात करवा दूंगा। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कह तो आप सही कह रहे हैं लाला जी, लेकिन जमीन बेचने का ख्याल मन को ठीक नहीं लग रहा। लाला धनराज की बातों ने रघु के दिमाग पर असर डाला। वो खामोश घर लौट आया, लेकिन उसके मन में लालच का बीज पड़ चुका था। रात गहरा चुकी थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रहा था। कमला उसकी बेचैनी भाप लेती है। क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही? दिन भर चौपाल पर जो जमीन की बातें सुनकर आए हो, उसी के ख्यालों में खोए हो ना? हाँ कमला, लाला धनराज कह रहा था कि जमीन बेचकर हम बहुत अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो जमीन मेरी और मोहन दोनों की है। पिताजी जमीन सौंप कर गए थे, लेकिन उसे सींचा किसने है? तुमने। जब पिताजी बीमार पड़े थे, तब तुमने पढ़ाई छोड़कर खेत संभाला। घर, पढ़ाई, शादी, सारी जिम्मेदारी तुमने उठाई। अगर आज जमीन से पैसा मिलेगा तो तुम्हारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। तुम अपने और मेरे भविष्य के बारे में कब सोचोगे? कह तो तुम सही रही हो कमला। शायद मैंने सचमुच कभी अपने हिस्से के बारे में सोचा ही नहीं।
सारी उम्र बस घर और परिवार की चिंता करता रहा, लेकिन आज पहली बार मन अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा है। मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ जी। बाकी बातें कल आराम से करेंगे। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाइए। अगले दिन दोपहर को घर का सारा परिवार आंगन में बैठा था। खाट पर रघु बैठा था, उसके पास कमला थी। दूसरी तरफ मोहन और सीता बैठे थे और अंदर कमरे में अम्मा आराम कर रही थीं। रोज की तरह बात घर के खर्चों से शुरू हुई। रघु के मन में कमला की बातें अब भी गूंज रही थीं। मोहन, आजकल घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। राशन और दवाइयों में सब पैसा खत्म हो जाता है, कोई बचत नहीं हो रही है। भैया, हम दोनों मेहनत तो कर ही रहे हैं। इस बार फसल अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। फसल की बात मत कर मोहन। जब पिताजी गुजरे तो बहुत छोटा था। तेरी पढ़ाई, इलाज, शादी, इस घर का सारा बोझ मैंने अकेले उठाया है। मेरा पूरा जीवन इस परिवार को पालने में निकल गया। भैया, आप मुझ पर किए गए खर्चों का हिसाब रख रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से मेरे हाथ पैर में ताकत आई है, मैं भी आपके साथ मजदूर की तरह मेहनत करता आया हूँ। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आप दोनों शांत हो जाइए। अम्मा अंदर हैं, उन्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। परिवार में इस तरह का हिसाब नहीं होता। क्यों ना हो हिसाब सीता? जब मेहनत एक करता है और रोटियां सब तोड़ते हैं तो हिसाब होगा ही। मेरे पति ने जिंदगी घिस दी और आज वो हक की बात कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। उस दिन पहली बार इस घर में पैसों का हिसाब रिश्तों से बड़ा दिखाई देने लगा। मोहन अंदर से टूट गया था और सीता बिखरते रिश्तों को बचाने की भरसक कोशिश कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद किस्मत ने करवट बदल ली। बारिश नहीं हुई और गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। मोहन अपने खेत के बीचों बीच खड़ा था। सूखी धरती में गहरी दरारें पड़ चुकी थी और उसकी फसल पूरी तरह झुलस गई थी। ये तूने क्या किया भगवान? दिन रात एक करके मैंने मिट्टी को सींचा था, अब अनाज का एक दाना नहीं बचा। साहूकार का कर्जा भी चुकाना है। हम क्या खाएंगे और क्या चुकाएंगे? मोहन सूखे खेत में बैठ गया और रोने लगा। उसे अपने बड़े भाई के ताने याद आने लगे। तभी सीता पानी का लोटा लेकर वहां पहुंची। आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन जान बाकी है। हम मजूरी कर लेंगे, लेकिन आप खुद को मत तोड़िए। अगर आप टूट गए तो घर बिखर जाएगा। उठिए, पानी पी लीजिए। मोहन कांपते हाथों से पानी का लोटा पकड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सूखी धरती से लड़े, कर्ज से निपटे या घर की बढ़ती दूरियों का सामना करे। रात गहरा चुकी थी। घर के छोटे से कमरे में दिबरी की हल्की रोशनी जल रही थी। सीता पुराने संदूक से अपने शादी के लाल जोड़े में रखे गहने निकाल रही थी। तभी मोहन कमरे में आता है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या कर रही हो सीता? तुम अपने गहने संदूक से क्यों निकाल रही हो? ये तो तुम्हारे मायके की आखिरी निशानी है। मैं कल सुबह शहर जाकर इन्हें सुनार को बेच आऊंगी। जो पैसे मिलेंगे उनसे लाला धनराज का पुराना कर्ज चुक जाएगा और खेत के लिए नया बीज और खाद भी आ जाएगी। नहीं सीता, ये तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारी आखिरी पूंजी। मैं इन्हें किसी कीमत पर बिकने नहीं दूंगा। मैं मजूरी कर लूंगा, लेकिन कोई ना कोई और रास्ता जरूर निकाल लूंगा। गहने तो फिर बन जाएंगे मोहन, लेकिन अगर ये परिवार टूट गया या हमारी पुश्तैनी जमीन बिक गई तो वो वापस नहीं आएगी। मेरे लिए सबसे जरूरी ये घर, आपका सम्मान और परिवार की एकता है। सीता की ये समझदारी भरी बातें सुनकर मोहन की आंखें भर आती हैं। सीता के इस बड़े त्याग और निस्वार्थ प्रेम के आगे वो पूरी तरह निशब्द रह जाता है। सीता हालात के सामने हार नहीं मानती। उसने घर के आंगन में पापड़, अचार और तरह तरह के मसाले बनाने का काम शुरू कर दिया है। मोहन भी खेत की चिंता छोड़कर उसका हाथ बटाने लगा और दिन भर गांव की गलियों में घूम घूम कर सामान बेचता रहा। अरे बहन जी, आइए,
सीता के हाथ के बने ताजे कुरकुरे पापड़ और खट्टा मीठा आम का अचार ले जाइए। मोहन भैया, मुझे 2 पापड़ और 1 डिब्बा अचार देना। कल वाला अचार बहुत स्वादिष्ट था, घर में सबको बहुत पसंद आया। मेरे लिए भी आधा किलो पापड़ तौल दो भैया। सुना है सीता बहू के हाथ का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया है। अरे बहन जी, आप लोग इतना प्यार दे रही हैं, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। भगवान ने चाहा तो आगे और अच्छे अच्छे अचार भी बनवाएंगे। धीरे धीरे गांव के लोगों को सीता के हाथ का सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना पसंद आने लगा। थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी और सूने पड़े घर में उम्मीद की नई रोशनी लौट आई। कुछ ही दिनों में गांव में हर तरफ मोहन और सीता की मेहनत की चर्चा होने लगी। चौपाल पर बैठे लोग उनके हौसले और समझदारी की तारीफ कर रहे थे। तभी रघु और कमला उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही एक गांव वाले ने आवाज लगाई। रघु भाई, तुम्हारे छोटे भाई ने तो कमाल कर दिया। संकट के समय में भी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करके नया काम शुरू किया है। वो तो आगे बहुत तरक्की करेगा। हाँ, सीता बहू भी बड़ी समझदार निकली। दोनों ने मिलकर घर संभाल लिया। दोनों चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन चौपाल पर सुनी बातें रघु के मन में देर तक गूंजती रहीं। सुन रहे हो चौपाल पर लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हारा भाई तो अपना अलग ही व्यापार जमा रहा है और तुम अभी भी उसी सूखी जमीन के भरोसे बैठे हो। वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी होशियारी से हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम सही कह रही हो कमला। मैं रात दिन खेत की मिट्टी में खटता रह गया और वो व्यापार करके अपना नाम और पैसा कमा रहा है। रघु के मन में अपने ही भाई के लिए ईर्ष्या और गहरी हो गई। उसे लगने लगा कि मोहन जानबूझकर उसे पीछे छोड़ रहा है और सारा मुनाफा खुद रख रहा है। अगले दिन रघु की इसी जलन का फायदा उठाने के लिए लाला धनराज उसे अपनी हवेली बुलाता है और एक मेज पर कुछ पुराने पीले कागजात उसके सामने रखता है। ये देखो रघु, मैंने शहर के बड़े वकीलों से बात की है। इन कागजों पर तुम्हारे पिता के अंगूठे के निशान हैं। अगर तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ तो जमीन का सबसे बड़ा और सड़क के किनारे वाला कीमती हिस्सा सिर्फ तुम्हारे नाम हो सकता है। लेकिन लाला जी, ये तो सरासर धोखा होगा। मोहन मेरा सगा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा छल कैसे कर सकता हूं? गांव वाले क्या कहेंगे? भाई, जो भाई अपना अलग व्यापार चला रहा है और सारा पैसा खुद रख रहा है, वो तुम्हारी क्या सोचेगा? फैसला तुम्हारे हाथ में है रघु। या तो जमीन का बड़ा हिस्सा लेकर हमेशा के लिए अमीर बन जाओ, या सारी उम्र खेत में पसीना बहाकर पछताते रहो। लाला की बातों में आकर रघु उसके जाल में फंस जाता है। धनराज उसे एक कागज देकर कहता है कि ये उसके हिस्से का अधिकार पक्का करने वाला कागज है। रघु बिना पूरी बात समझे उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। बस रघु, अब सब काम कानून के हिसाब से हो जाएगा। तुमने सही फैसला लिया है। रघु को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस कागज पर उसने भरोसा करके हस्ताक्षर किए हैं, वही कागज आगे चलकर उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। कुछ ही दिनों बाद गांव में सरकारी अधिकारी गांव में आकर बताते हैं और जमीन अधिग्रहण की आधिकारिक खबर सुनाते हैं। हाईवे की वजह से जमीन की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ जाती है। पैसे का लालच हावी होते ही रघु अब खुलकर सामने आ जाता है। मोहन, सरकार हमारी जमीन ले रही है और हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। अब हमें इस जमीन और घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। मेरा हिस्सा मुझे आज ही अलग कर दो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? बंटवारे की बात? अम्मा की तबीयत पहले ही इतनी खराब है। अगर उन्होंने घर टूटने की ये बात सुनी तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। उनका दिल टूट जाएगा भैया। अम्मा की बीमारी का बहाना मत बनाओ। मुझे मेरा हक चाहिए, और वो भी अब बिना किसी देरी के। तुम अपना व्यापार देखो, मुझे मेरा भविष्य देखने दो। रघु की कठोर आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। बंटवारे के इस खुले ऐलान से घर की दीवारें भी मानो कांप उठीं और मोहन अवाक रह गया। उसकी आवाज अम्मा के कानों तक भी पहुंच गई।
बंटवारे की बात सुनकर वो घबराकर खांसती हुई खाट से उठ बैठी और कांपती आवाज में दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, जब तुम्हारे बाबूजी दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों बेटे मेरी दो आंखें हैं, इनके बीच कभी कोई दीवार मत आने देना, वरना मेरा घर अंधा हो जाएगा। अम्मा की बातें सुनकर मोहन चुपचाप आगे बढ़ा और अपनी माँ के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अम्मा की ओर देखते हुए कहा, अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं भैया को मना लूंगा। रघु, तू घर का बड़ा है, इस घर को जोड़े रखना तेरी जिम्मेदारी है। क्या तू बाबूजी का आखिरी सपना इस तरह पैसों के लिए तोड़ देगा? अम्मा की बातें सुनकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रघु सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसकी खामोशी देखकर अम्मा समझ गईं कि रघु के मन पर लालच इस कदर हावी हो चुका है कि आज उसे माँ की ममता और भाई का रिश्ता भी रोक नहीं पा रहा था। अगले दिन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हैं, क्योंकि आज उसी परिवार का बंटवारा होने वाला था, जिसकी एकता की मिसाल कभी पूरा गांव दिया करता था। पंचों के सामने रघु और मोहन खड़े थे। रघु, हमने सुना है कि तुम अपने पिता की संपत्ति और इस पुश्तैनी घर का बंटवारा चाहते हो। तुम तो घर के बड़े हो, तुम्हें तो परिवार को एक रखना चाहिए। सरपंच जी, अब एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि जमीन का, घर का और पाई पाई का हिसाब हो जाए। मेरा हिस्सा मुझे अलग कर दिया जाए ताकि मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी सकूं और मुझे किसी का बोझ ना उठाना पड़े। मोहन, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? क्या तुम भी बंटवारा चाहते हो? सरपंच जी, बंटवारा तो दुश्मनों के बीच होता है। हम तो सगे भाई हैं। मैं अपने बड़े भैया से कैसे अलग हो सकता हूँ? मेरी अम्मा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप भैया को समझाइए, मुझे जमीन नहीं, अपना पूरा परिवार चाहिए। मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना। फैसला आज ही होगा और इसी वक्त होगा। रघु की बात सुनकर सरपंच ने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों में पछतावे की कोई झलक नहीं थी। आखिरकार सरपंच ने भारी मन से पंचायत का अंतिम फैसला सुनाने का निर्णय लिया। ठीक है रघु, अगर तुमने बंटवारे का फैसला कर ही लिया है तो पंचायत आज ही इस घर और जमीन का बंटवारा करेगी। घर के बीच दीवार खींची जाएगी, खेत 2 हिस्सों में बांटे जाएंगे और घर का सामान भी बराबर बांटा जाएगा। पंचायत के फैसले के बाद घर के आंगन में आज एक अजीब सा मातम पसरा हुआ है। घर का एक एक सामान आंगन के बीच में रखा गया है। बरसों पुरानी पत्थर की चक्की, पीतल के भारी बर्तन, पिताजी का पुराना रेडियो, यहाँ तक कि खेत जोतने वाले दोनों बैल भी आज अलग किए जा रहे हैं। ये रेडियो पिताजी का था, इसलिए इसे मैं रखूंगा। बर्तनों में से ये बड़े वाले सारे बर्तन मेरे हिस्से में आएंगे, क्योंकि मेरे पास मेहमान ज्यादा आते हैं। भैया, आप जो चाहे ले सकते हैं। मुझे किसी चीज से कोई एतराज नहीं है। आप चाहें तो मेरा हिस्सा भी बेझिझक रख लीजिए। बंटवारे के दौरान पिताजी की पुरानी चारपाई सामने आती है, जिस पर बैठकर दोनों भाइयों ने बचपन में कहानियां सुनी थी। रघु की नजर चारपाई पर पड़ती है। उसे वो चारपाई बहुत पसंद थी। ये चारपाई आप रख लीजिए भैया। मुझे पता है आपको इस पर सोने की आदत है। मैं जमीन पर सो लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम खुद कह रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ। तुम लोग अपना बाकी का सामान समेटकर दूसरी तरफ रख लो। सीता चुपचाप एक कोने में खड़ी रो रही थी, जबकि कमला अपने हिस्से का सामान समेटने में लगी थी। वो इस बंटवारे को लेकर बिल्कुल शांत थी। आंगन में रखी हर चीज अलग हो रही थी और साथ ही बरसों से जुड़ा ये परिवार भी धीरे धीरे टूट रहा था। अगले दिन सुबह होते ही आंगन में मजदूर आ जाते हैं।
घर के बिल्कुल बीचों बीच ईंटों की एक बहुत ही ऊंची दीवार उठाई जा रही थी। हे भगवान, इससे पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मेरे ही घर में आज ये कैसी ईंटें चुनी जा रही हैं? मेरे बाबूजी की आत्मा आज ऊपर से खून के आंसू रो रही होगी। मेरा घर बिखर रहा है। अम्मा, आप मत रोइए। ये मजदूर ईंटों और सीमेंट से सिर्फ इस आंगन को बांट रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये दीवार हमारे दिलों को बांट रही है। आज से भैया उस तरफ अजनबी हो जाएंगे और हम इस तरफ। दूसरी तरफ रघु और कमला खड़े होकर दीवार को तेजी से बनते हुए देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर किसी तरह की चिंता नहीं थी। रघु का दिल पत्थर का हो चुका था। मजदूरों, काम जल्दी खत्म करो। मुझे शाम तक ये दीवार पूरी चाहिए। अब से उस तरफ का कोई भी आदमी इस तरफ दखल अंदाजी नहीं करेगा। दीवार की हर बढ़ती ईंट के साथ दोनों भाइयों का घर और उनका रिश्ता भी एक दूसरे से दूर होता जा रहा था। रात का घना अंधेरा छा चुका है। अम्मा के कमरे से अचानक तेज खांसने की आवाज सुनाई देती है। बंटवारे के सदमे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। कुछ ही पल बाद अम्मा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अम्मा को जमीन पर पड़ा देख मोहन और सीता घबराते हुए तुरंत उनके पास पहुंचे। अम्मा, अम्मा आंखें खोलो। सीता, जल्दी इधर आओ। अम्मा बात नहीं कर रही हैं। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है। हे भगवान, इनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाना होगा। मैं जाकर जेठ जी को आवाज लगाती हूँ। नहीं, मैं खुद दौड़कर डॉक्टर को लाता हूँ। तुम अम्मा का सिर अपनी गोद में रखो। सीता भागकर उस नई बनी दीवार के पास जाती है और उसे पार नहीं कर पाती। वो दीवार के उसी पार से जोर जोर से रोते हुए रघु को आवाज लगाती है। जेठ जी, जल्दी बाहर आइए। अम्मा जमीन पर गिर गई हैं और वो कुछ बोल नहीं रही हैं। हमारी अम्मा को बचा लीजिए। अपनी माँ की ऐसी हालत सुनकर रघु से रहा नहीं गया। वो तुरंत अपने घर से बाहर निकला और नई बनी दीवार को पार करके मोहन के घर पहुंचा, जहां अम्मा बेहोश पड़ी थी। अम्मा, अम्मा, ये आपको क्या हो गया? आंखें खोलिए अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मोहन गांव के डॉक्टर को लेकर वहां आ पहुंचा। डॉक्टर ने देर किए बिना तुरंत अम्मा की जांच शुरू कर दी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह गांव का डाकिया रघु के घर आता है और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर वहां से चला जाता है। रघु लिफाफा लेकर अंदर जाता है और परिवार के सामने उसे खोलता है। जैसे ही कागज पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि लाला धनराज ने हमारी पुश्तैनी जमीन और घर पर कब्जा करने का मुकदमा कर दिया है। उसने मुझे जो कागज दिए थे वो पूरी जमीन हमेशा के लिए उसके नाम करने के थे। रघु की घबराई आवाज सुनकर पास खड़े मोहन और सीता उसकी ओर देखने लगे। रघु के हाथ कांप रहे थे। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? लाला धनराज तो आपका हितैषी बनता था ना? मैं अंधा हो गया था मोहन। लाला ने मेरे लालच का फायदा उठाया। वो हम दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर हमारी जमीन हड़पना चाहता था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझसे माफी मत मांगिए। अब हम एक साथ मिलकर उस लाला से लड़ेंगे और अपनी जमीन बचाएंगे। जेठ जी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या करना है ये हमारे हाथ में है। हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए। वो हमारे परिवार को इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेगा। अगले ही दिन गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच के सामने रघु, मोहन, कमला और सीता बैठे थे। उनके सामने लाला धनराज पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। सरपंच जी, कुछ हफ्ते पहले रघु ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी, इसलिए अब खेत और घर पर मेरा अधिकार है। आज मैं चाहता हूं कि पंचायत भी इस बात को साफ साफ मान ले। धनराज की बात सुनकर रघु, मोहन, कमला और सीता हैरान रह गए। रघु ने तुरंत उसकी ओर देखा
ये आप क्या कह रहे हैं लाला जी? मैंने कब आपको अपनी जमीन बेची? इसका कोई सबूत भी है आपके पास? सबूत चाहिए? ये देखो, इसमें साफ लिखा है कि जमीन मेरे नाम की गई है और नीचे तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। लाला ने एक कागज सरपंच की ओर बढ़ा दिया। सरपंच ने कागज लेकर ध्यान से देखा। रघु ने भी कागज को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। मोहन और सीता भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। रघु, इन कागजों पर हस्ताक्षर तो तुम्हारे ही दिखाई दे रहे हैं। क्या तुमने सच में इन पर हस्ताक्षर किए थे? जी सरपंच जी, हस्ताक्षर तो मैंने किए हैं, लेकिन मुझे बताया गया था कि ये मेरे हिस्से का अधिकार पक्का करने वाला कागज है। मैंने जमीन बेचने के लिए कभी हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन कागजों में तो जमीन तुम्हारे द्वारा धनराज के नाम किए जाने की बात साफ लिखी है। हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, इसलिए पहली नजर में तो यही लगता है कि जमीन धनराज के नाम हो चुकी है। ये सुनकर रघु ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि लालच में आकर किए गए उन्हीं हस्ताक्षरों ने आज उसे मुसीबत में डाल दिया था। तभी पंचायत के पीछे से अम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके हाथ में बाबूजी की पुरानी चिट्ठी थी। रुकिए सरपंच जी, ये जमीन धनराज के नाम कैसे हो सकती है? जिस जमीन को ये अपनी बता रहा है वो जमीन तो हमारे परिवार के नाम थी ही नहीं। अरे बुढ़िया, तुम्हें इन कागजों और जमीन के बारे में क्या पता? मुझे इतना जरूर पता है कि ये जमीन मेरे बाबूजी ने कभी खरीदी ही नहीं थी। ये बरसों से लावारिस पड़ी जमीन थी। हमारे नाम पर इसका कोई मालिकाना हक था ही नहीं। अम्मा की बात सुनते ही धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर कुछ पल तक अम्मा को देखता रह गया। क्या ये जमीन तुम लोगों के नाम थी ही नहीं? इसका मतलब मैंने इतने पैसे बेकार में खर्च कर दिए। बड़े वकीलों से नकली कागज बनवाए, रघु को फंसाने के लिए न जाने कितने दिनों तक चाले चली। लाला धनराज, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, मैंने ही ये सब किया था। मैंने गांव में बातें फैलवाई। हाईवे बनने की खबर सुनकर मुझे पता था कि इस जमीन की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। रघु के मन में लालच पैदा किया और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर इन कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। मैंने सोचा था कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिला? धनराज की बात सुनते ही पंचायत में गुस्सा फैल गया। अब उसकी साजिश का एक एक सच सबके सामने था। देखा गांव वालों, मैंने धनराज से ये बात छिपाई कि मुझे जमीन की सच्चाई पता है, ताकि वो खुद अपने मुंह से अपनी पूरी साजिश बता दे। आज सच सबके सामने है। लाला धनराज, तुमने लालच में आकर नकली कागज बनवाए, रघु को धोखे में रखकर उसके हस्ताक्षर करवाए और पूरे गांव में झूठी बातें फैलाकर एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अब तुम्हारे खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पुलिस इन्हें अपने साथ ले जाए। थोड़ी ही देर बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के पहुंचते ही लाला धनराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। लाला को ले जाने के बाद पंचायत खत्म हो जाती है और गांव वाले भी धीरे धीरे अपने घर लौटने लगते हैं। बरगद के नीचे अब रघु, मोहन, कमला, सीता, अम्मा और सरपंच ही खड़े रह जाते हैं। रघु बेटा, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। कागज देखकर मुझे लगा कि तुमने सच में जमीन धनराज के नाम कर दी है। मुझे तुम्हारी बात पूरी सुने बिना फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। सरपंच जी, गलती आपकी नहीं, मेरी थी। लालच में आकर मैंने अपने ही भाई पर शक किया और अपने परिवार को दुख दिया। भैया, अब पुरानी बातों को भूल जाइए। मेरे लिए जमीन और धन से ज्यादा जरूरी मेरा परिवार है। मेरे बच्चों, आज मुझे यकीन हो गया कि हमारा परिवार कितना भी मुश्किल दौर से गुजरे, अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे तो कोई भी तुम्हें कभी अलग नहीं कर सकता।
अम्मा की बात सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर मोहन को गले लगा लिया। कमला और सीता भी भावुक होकर एक दूसरे के पास आ गईं। सरपंच उनके परिवार को फिर से एक होते देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों बाद घर के बीच खड़ी वो दीवार भी पूरी तरह हटा दी गई। आंगन फिर से एक हो गया। अब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता और हंसी खुशी अपना जीवन बिताता था। रघु और मोहन ने समझ लिया था कि जमीन और धन इंसान को खुशियां दे सकते हैं, लेकिन परिवार का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह जो घर कभी टूटने की कगार पर आ गया था, वही घर फिर से प्रेम, हंसी और खुशियों से भर गया।